मोदी समाज पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणियों को लेकर सूरत कोर्ट 23 मार्च को फैसला सुनाने वाला है। पूर्णेश मोदी की तरफ से दायर किए गए मानहानि केस के फैसले के दिन खुद राहुल गांधी भी सूरत में मौजूद रहेंगे। उन्हें यहां सजा भी हो सकती है, लेकिन गुजरात कांग्रेस सूरत में अपने नेता के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। पूरे प्रदेश से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सूरत में डेरा डाला हुआ है और दावा यह किया जा रहा है कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए गुजरात के कोने कोने से समर्थक सूरत पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले पर गुजरात कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा से हमारे संवाददाता संजय सिंह ने खास बातचीत की है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेता यहां पर तैयारियों में जुट गए हैं। किस तरह से उनका कहाँ स्वागत पॉइंट होगा, किस तरह से उनकी व्यवस्था होगी। अमित चावड़ा हैं गुजरात विधानसभा विरोध पक्ष के नेता हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। सर, राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से? आज पूरे देश में राहुल गांधी एक ही ऐसा नेतृत्व है जो देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सत्य के लिए, भाईचारे के लिए, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ की लड़ाई का नेतृत्व ले रहा है। बिना किसी डर के वो लोगों की बातों को बुलंदी से लोगों के बीच में ले जा रहा है। इसीलिए नेतृत्व को कहीं ना कहीं ईडी से, इनकम टैक्स से, पुलिस केसेस से, कोर्ट केसेस से डराने और दबाने की राजनीति ये भाजपा के शासक कर रहे हैं। ऐसे ही एक केस में 23 तारीख को जजमेंट है और राहुल जी सूरत में आ रहा है। पूरे गुजरात के लोग, ये गांधी सरदार का गुजरात है और सत्य, प्रेम, अहिंसा, भाईचारे के साथ पूरे देश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो भी मूवमेंट्स हुई उन सब मूवमेंट्स में गुजरात ने नेतृत्व किया है। अमित जी, आखिरी प्रश्न ये भी है कि 23 तारीख को जैसे परिणाम आने वाला है, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, तो जो भी फैसला आएगा, अभी तो कहा नहीं जा सकता कोर्ट के फैसले, लेकिन जो भी फैसला कांग्रेस उसको स्वीकार करेगी। कहीं कहीं न कहीं हम सब में एक शंका है, लोगों में भी एक बातें है कि जुडिशरी को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप करके उसमें मैनिपुलेशन कर रही है। गुजरात में लोकल जो कोर्ट्स है उसमें बार बार ये बातें उठती है, लेकिन हम पूरे सम्मान के साथ, हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। हम न्यायपालिका का जो भी फैसला आएगा वो हम सम्मान करेंगे, लेकिन ये सत्य की लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो ये थे अमित चावड़ा, गुजरात विधानसभा विरोध पक्ष के नेता हैं, जिनका कि कहना है कि किस तरह से राहुल गांधी के आगमन को लेकर उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। खासतौर पर इनका कहना है कि स्वागत समारोह नहीं बल्कि उन्हें समर्थन में लोग जुटने वाले हैं। संजय सिंह राठौड़, आज तक, सूरत। अडानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग और राहुल गांधी की माफी के मुद्दे पर मंगलवार को भी संसद की कार्रवाई को नहीं चला पाए। अब बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। अब इसी सियासी जंग में मीर जाफर, साजिश, शहजादे जैसे शब्दों की एंट्री भी हो चुकी है। किसने किसको क्या कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। एक सदस्य आप भी विराजिए। हर रोज घमासान बड़ा हो रहा है, हर रोज सियासत धारदार हो रही है। लंदन वाले बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग वाली लड़ाई में अपमान सम्मान की बातें, लोकतंत्र को बदनाम करने की दुहाई और देशद्रोह का आरोप पुराना हो गया। सदन में अवकाश घोषित किया जाए। एक अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की एंट्री हो गई। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। जिस दिन राहुल गांधी गौतम अडानी का नाम लेना बंद कर देंगे, उस दिन राहुल गांधी इनके निशाने पे नहीं रहेंगे। एक दोस्त को बचाने के लिए शाह, शहनशाह, सारे वजीर, सारे प्रवक्ता सुबह सुबह आ जाते हैं। लंदन वाले बयान को लेकर राहुल पर अंग्रेजों से मदद मांगने का आरोप बीजेपी पहले से लगा रही है, लेकिन अब मीर जाफर से तुलना करके बीजेपी ने हमले को धार दिया है। माफी मांगे क्योंकि पलासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने वाला मीर जाफर गद्दारी का पर्याय माना जाता है। अब बीजेपी कह रही है कि जनता का आदेश है, राहुल को माफी मांगनी ही पड़ेगी। हिंदुस्तान के एक साधारण जनता के रूप में ये आदेश देते हैं, ये डिमांड करते हैं कि यू हैव टू अपोलोजाइज।
आपको माफ़ी मांगना ही चाहिए और मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को अपमानित किया है, हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया है, और ये अधिकार आपको हिंदुस्तान की जनता ने नहीं दिया है। माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। राहुल से माफी की मांग का शोर हर दिन संसद में भी सुनाई दे रहा है। दूसरी ओर अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की मोर्चेबंदी जारी। हम तो चाहते हैं बजट का महत्वपूर्ण सेशन है, चर्चा हो, सब कुछ हो, राहुल जी जल्द माफी मांगे और सदन चले। क्षमा अगर किसी को मांगना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगना पड़ेगा, क्योंकि विदेश की जमीन पे अगर हिंदुस्तान को कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जो छोटा किया, नीच किया, अपमान किया, कलंकित किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। दिन बीत रहा है, हंगामा जारी है, संसद ठप है, न सत्ता पक्ष झुकने के लिए तैयार है, न विपक्ष रुकने के लिए तैयार। न राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं और न ही सरकार अडानी पर जेपीसी के लिए तैयार है। राहुल गांधी संसद में बोलने पर अड़े हैं, लेकिन संसद है कि चल ही नहीं रही है ना शुद्ध 100% सियासत। आज तक ब्यूरो। जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में हुआ करता था, अब वो महाराष्ट्र और गुजरात में भी अपनी दहशत फैला रहा है। सूरत के एक कपड़ा व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिरौती मांगी है और उसके बाद से व्यापारी की नींद उड़ी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपए दे, वरना 24 घंटे के अंदर तेरा मर्डर हो जाएगा। ये धमकी भरा कॉल सूरत के कपड़ा व्यापारी को आया है। ये हैं केतन भाई चौहान, जिन्हें 16 मार्च की रात करीब 11 बजे 7056940650 नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इस फोन कॉल के बाद सूरत के इस कपड़ा व्यापारी की नींद उड़ गई। 16 તારીખે રાત્રે 11 વાગે કોલ આવેલો કે જેવો જ કોલ આવ્યો એટલે સીધું તેને એમ કીધું લોરેન્સ વિષ્ણુ ગ્રુપમાંથી બોલું છું એમ. મેં કીધું કોણ લોરેન્સ વિષ્ણુ, કેમ કે લોરેન્સ વિષ્ણુને ઓળખતો નહોતો એટલા માટે. તો એને કીધું સિદ્ધુ મૂસેવાલાનું મર્ડર કર્યું ને એ બોલું છું. બોલો. એને એમ કીધું કે 5 લાખ રૂપિયા જોઈ છે એમ. 5 લાખ રૂપિયા તો ક્યાંથી હોય એમ. મેં ત્યારે એને એમ કીધું કે હું જોબ કરું છું, નોકરી કરું છું એમ. એને કીધું 5 લાખ રૂપિયા જોશે નહીં તો તારું 24 કલાકમાં મર્ડર થઈ જશે એમ. આટલું કહીને તેમને ફોન કાપી નાખ્યો. પછી મને એક મેસેજ છોડી દીધો વોટ્સઅપમાં કે લોરેન્સ વિષ્ણુ છોટું છૂટા એવું કંઈક ગ્રુપ એવું કીધું, લોરેન્સ વિષ્ણુ ગ્રુપ એવી રીતે મને મેસેજ છોડી દીધો. ગૂગલમાં નાખ્યું એટલે તરત આવી ગયું ને, લોરેન્સ વિષ્ણુ ગૂગલમાં નાખ્યું એટલે તરત આવી ગયું બધું. હવે સિદ્ધુ મૂસેવાલાનું મર્ડર કર્યું એ જ છે એમ, તેમના કોઈક માણસોએ મર્ડર કર્યું એવી રીતનું. અચ્છા, તો ડર તો થોડોક લાગવાનો ને, એટલા માટે તો પોલીસ ફરિયાદ કરી દીધી. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग पूरे भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। सूरत के केतन भाई चौहान को भी मूसेवाला जैसी हत्या का खौफ दिखाया गया। पहले कॉल पर धमकाया, फिर व्हाट्सएप पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मैसेज छोड़ दिया। कॉल कट होने के बाद जब केतन भाई ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम गूगल किया तो वो काफी डर गए और पुलिस से मदद मांगने पहुंचे। ફરિયાદીને એના મોબાઈલ ઉપર ફોન આવેલો અને ફોનમાં એણે એવું કીધેલું કે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગ્રુપથી સુખા સોપુ નામનો માણસ બોલું છું અને 5 લાખ રૂપિયા चाहिए वरना 24 घंटे में तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, આવી ધમકી એને ફોન પર આપેલી છે. તો એ બાબતે વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો છે અને આ બાબતે આગળની તપાસ ચાલુ છે. અને જેના નામથી ધમકી આપેલી છે એ સુખા સોપુ નામનો વ્યક્તિ 2015માં મરી ગયેલો છે. એટલે કોઈ વ્યક્તિએ એના નામનો ઉપયોગ કરીને ધમકી આપી હોય કે કેમ એ બાબતે પ્રાથમિક તપાસ શરૂ છે અને આ બાબતે આગળની તપાસ અત્યારે હાલમાં અમે કરી રહ્યા છીએ. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो पिछले काफी अरसे से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी जुर्म की हुकूमत बेधड़क चल रही है।
जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में होता था, वो अब गुजरात और महाराष्ट्र तक अपनी दहशत फैला रहा है। सूरत पुलिस भी मामले को गंभीरता से ले रही है और कपड़ा व्यापारी केतन भाई चौहान की सुरक्षा का ध्यान रख रही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में सूरत में एक पावर प्लांट का 85 मीटर ऊंचा कूलिंग टावर 15 सेकंड्स के बीच जमींदोज हो गया। टावर के जमींदोज होने का पूरा मंजर कैमरे में कैद हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं इस टावर के गिरने की वजह क्या थी। घड़ी का काउंटडाउन शुरू हुआ और सिग्नल मिलते ही एक धमाका हुआ और महज 15 सेकंड में एक 85 मीटर ऊंचा कूलिंग टावर धूल के गुबार उड़ाता धड़ाम हो गया। आप देख सकते हैं कैसे बारूद की मदद से ब्लास्ट कर एक विशालकाय टावर को कुछ पलों में गिरा दिया गया। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 15 सेकंड का वक्त लगा और ऑपरेशन टावर डिमोलिशन पूरी तरह सफल रहा। तस्वीर है सूरत के उत्तरायण इलाके की, जहां मंगलवार सुबह करीब 11 बजे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के गैस आधारित पावर स्टेशन में 85 मीटर ऊंचे 70 मीटर व्यास वाले कूलिंग टावर को जमींदोज करने की तैयारी थी। कैलाश मेटल कॉर्पोरेशन को ध्वस्त करने का ठेका दिया गया। इस कूलिंग टावर में 72 कॉलम थे, जिनमें करीबन 250 किलो कमर्शियल डायनामाइट विस्फोटक लगाया गया। कूलिंग टावर को गिराने की पूरी तैयारी करीब 30 से 40 मिनट में पूरी की गई और फिर घड़ी के काउंटडाउन के साथ टावर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। जो कूलिंग टावर डिमोलिशन की जो प्रक्रिया में एक एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है, स्पेशल टाइप की डिमोलिशन की करना रहता है उसमें। तो हमारा जो डिमोलिशन का ऑर्डर था वो कैलाश मेटल कॉर्पोरेशन के उनसे था और उनकी ओर से ये जो मेरे बगल में बैठे हैं शर्मा जी, वो एक्सपर्ट है और उसके साथ जो है वो सेफ्टी ऑफिसर हैं उनके, और मेरे साथ ही हमारा फैक्ट्री मैनेजर राणा साहब हैं। तो उनके साथ हम टीम मिलके पिछले 8-10 दिनों से पूरी तैयारी में लगे हुए थे। दरअसल इस पावर प्लांट को केंद्र सरकार ने 30 साल पूरा हो जाने के बाद गिराने का फैसला लिया था। पावर प्लांट के 135 मेगावाट के संयंत्र को 2017 में ही गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सिर्फ कूलिंग टावर को गिराने का काम बाकी था, जिसे मंगलवार सुबह मुकम्मल कर दिया गया। सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में राम भक्त ज्वेलर ने चांदी का राम मंदिर बना डाला है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के हूबहू प्रतिकृतियां बनाई हैं। राम मंदिर की ये रेप्लिका दुकान में आ चुकी है और लोगों को बड़ी ही पसंद आ रही है। देखिए आप भी। अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर की खुशी दुनिया भर के श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से सराबोर कर रही है। बेशुमार कुर्बानियों और 490 साल के लंबे इंतजार के बाद राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है, लिहाजा इसकी कशिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। सूरत के एक ज्वेलर्स ने अयोध्या में बन रहे उसी राम मंदिर की हूबहू प्रतिकृतियां बनाई हैं। खुशहाल भाई ज्वेलर्स के मालिक दीपक चौकसी ने राम मंदिर के चांदी के 4 रेप्लिका बनाए हैं। इनमें सबसे छोटे रेप्लिका को बनाने में 600 ग्राम, जबकि सबसे बड़े रेप्लिका को बनाने में 5 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। चांदी के सबसे छोटे राम मंदिर की कीमत 70,000 रुपए है, जबकि सबसे बड़े मंदिर की कीमत 6.25 लाख रुपए है। आज से 4 महीने पहले जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि लोगों ने चांदी और सोने का दान किया है मंदिर की स्थापना में, मंदिर के पाये में रखने के लिए, तो उससे मेरे को लगा कि लोगों को चांदी में मंदिर को देखने की भावना है, बट इतना बड़ा मंदिर चांदी में नहीं बन सकता। तो मैंने सोचा कि इसको एक छोटा सा इसका एक मॉडल बना के हम लोगों के लिए दर्शन के लिए बनाएं।
दीपक चौकसी को राम मंदिर का मॉडल बनाने में कुल 4 महीने लगे। उन्होंने पहले लकड़ी का मॉडल बनाया, उसके बाद उसमें कई बदलाव किए। लकड़ी का मॉडल जब फाइनल हो गया तो 5 कारीगरों की टीम ने चांदी के इस मॉडल को 2 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर की प्रतिकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। राम मंदिर हमारे हिंदी संस्कृति में इतनी अच्छी मान्यता उनको दी गई है और जो अब जाके जो हमारा सपना पूरा हुआ है कि राम मंदिर बन रहा है, उसी को आज हमने सूरत में देखा डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स में, जो उसका एकदम एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाया गया है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल है और हूबहू एकदम कॉपी जो राम मंदिर अयोध्या में बनने वाली है वो वैसा बनाया गया है। हम भले ही अयोध्या नहीं जा पा रहे पर हमने आज उसका ही पूरा रूप हमने इधर शोरूम पे देखा। 23 मार्च से राम मंदिर का यह सिल्वर रेप्लिका आम लोगों के लिए शोकेस किया जाएगा। जो भी राम भक्त या श्रद्धालु इसे खरीदना चाहेगा उसे ऑर्डर देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम मंदिर का ये मॉडल बहुत से श्रद्धालु अपने घरों में रखना चाहेंगे। इसकी कीमत भी ऐसी नहीं है कि आम लोग इसे खरीदने के बारे में सोच न सकें।